When a photon with energy 0.9 MeV is emitted, what effect occurs? तो अब सवाल अगर देखो तो तुम्हें ये कहा जा रहा है कि बताओ कि जब किसी फोटॉन की एनर्जी जो है वो 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इमिट हो तो कौन सा इफेक्ट अकर हो सकता है। तो हम ऑप्शन से ही रिलेट करेंगे। अब ऑप्शन में हमारे पास तीन ऑप्शन तो बिल्कुल पक्के पक्के पता है कि पेयर प्रोडक्शन है, कॉम्पटन इफेक्ट है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और लाजमी अगर ये तीनों नहीं है तो फिर नन का ऑप्शन हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो याद है कि जो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ये लो एनर्जी के ऊपर कर रहा होता है। इसकी एनर्जीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, लो होती हैं। और तकरीबन 0 पॉइंट मेरे ख्याल में 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो किसी सूरत कर नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है। फिर अब हमारे पास एक पेयर प्रोडक्शन और कॉम्पोनेंट प्रॉपर्टी था। तो पेयर प्रोडक्शन में तुम्हें याद हो कि जी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या मिनिमम सॉरी मिनिमम एनर्जी या जो मिनिमम एनर्जी हमारे पास होती है वो एनर्जी जो होती है वो होती है कि 0.51 का अगर मैं डबल कर दूं तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भी कहानी नहीं बनती हुई नजर आती। फिर बचता है जी कॉम्पटन इफेक्ट। अब क्वांटम इफेक्ट में जो रेंज है या इसमें क्योंकि एनर्जी जो होती है वो इंटरमीडिएट एनर्जी होती है। अब इंटरमीडिएट एनर्जी के अंदर जो इसकी रेंज है वो तकरीबन हम ले सकते हैं 0.1 मेगा, हम क्या मतलब होती है 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन से लेके 1.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर इस बात पे ध्यान दो तो तुम्हें ये 0.9 जो है वो इसमें नजर आ रहा है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा बनेगा, बी इज द राइट आंसर। के व्हेन अ फोटोन विद एनर्जी 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इमिटेड तो वो कॉम्पटन इफेक्ट में तो हो सकता है। तो बी आंसर सही होगा। अब इसका फायदा ये हुआ कि भाई हमें तुम लोगों को तैयारी करनी है, कोई जरूरी नहीं है कि ये एज इट इज सवाल आए। तो पेयर प्रोडक्शन या कॉम्पटन इफेक्ट या फोटोलाइट इफेक्ट इनको तीनों को तुमने पहले से थोड़ी तैयारी करना, उम्मीद है कि सवाल उठ सकता है। A car of mass 1400 kilogram carrying a 5% each of 70 kilograms slow down from the 10 meter per second to 5 meter per second 5 second. What is the average retarding force? तो average retarding force का फॉर्मूला हमारे पास जो होगा, ठीक है ना, वो मान लो कि मैं इसको एफ कह देता हूं। तो अब फॉर्मूला क्या होगा, मास इनटू एक्सिलरेशन। अब मास सिर्फ 1400 नहीं होगा, एक कार का मास है उसमें 5% ईच ऑफ 70 है। तो जो टोटल मास हम कह रहे हैं इसको एम ही कह रहे हैं, ऊपर हम शो कर देते हैं। तो जो 1400 कार का मास आ गया प्लस 70 किलोग्राम एक बंदे का, टोटल बंदे 5 हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये मैथ्स वाले हो तो तुम तो फौरन इसको कर सकते हो भाई, 1400 है प्लस ये बनेगा 350। अब ये मैथ्स वाले हो तो ये तो तुम डायरेक्ट करोगे, हमारी तो मैथ्स वैसे ही खराब है। तो ये बनता है 1750 kg। तो मास हमारे पास आ गया 1750 kg, क्योंकि कार प्लस नंबर ऑफ पर्सन, ये टोटल मास हमारे पास आ गया। अब आगे कहानी ये है कि जी एक्सेलरेशन उसने डायरेक्ट नहीं दिया गया, बल्कि आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन लगानी पड़ेगी कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तब चेंज इन वेलोसिटी तो डायरेक्ट कर लो भाई, वरना क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल 5 - 10। अब ये पेपर में आपको ये दिखाना नहीं है कि एक एक स्टेप, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि भाई ऐसा होगा। तो -5 डिवाइडेड बाय 5, तो रिजल्ट आ गया -1। और यूनिट भी ये सिर्फ आपको बताने के लिए यूनिट है, वरना ऑप्शन में देखो सब जगह पे न्यूटन लिखा हुआ है तो डायरेक्ट है, सब जगह केजी है जहाँ जहाँ लिखा है तो हमें कोई यूनिट को शो भी नहीं करना। अब फॉर्मूला क्या है, F=m है। तो अब डायरेक्ट आप सवाल ही खत्म हो गया कि हमारे पास मास जो है 1750, एक्सलरेशन हमारे पास। अब क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है तो रिटार्डिंग फोर्स तो होती ही नेगेटिव है, तो उसको शो करने की जरूरत नहीं है कि माइनस साइन हो। तो अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ऑप्शन तो आपको समझ में पहले से आ गया, 1750, 1750 न्यूटन। तो ए इज द राइट आंसर। A radioactive substance is reduced to 1/4 of its original amount. How many disintegration यानी हाफ लाइफ हैव अकर। अब आसान सा सवाल है देखो। अब ये कोई अगर वो मतलब मास नहीं गिवन है तो परेशान नहीं होना। सबसे पहले देखो एक काम, इसका आसान सा तरीका ये है कि अगर मैं इस तरीके से ये बना लूं
ठीक है ना, ये एक मैंने बना लिया, यहाँ पर मैंने दिखा दी जो रिमेनिंग क्वांटिटी है। और ये मैं टाइम लिख देता हूँ, तो जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो जीरो हो गया, जीरो पे टोटल वन हो गया। फिर एक दफ़ा जब हाफ लाइफ होगी तो 1/2 होगा, और जब दूसरी दफ़ा लाइफ होगी तो इसका भी हाफ क्या हो जाएगा, 1/4। तो यानी 0.25 या 25%। तो ऐसा सिर्फ दूसरी हाफ लाइफ में ही हो जाएगा। कि वो ये पूछ रहा है कि जी अगर वो आपका ओरिजिनल अमाउंट 1/4 अगर रिड्यूस हो जाए तो इतना कितना हाफ लाइफ होंगी, तो दो हाफ लाइफ में ऐसा हो सकता है। If the radius of a body revolving in a circle is reduced to 1/3 of its original value, the centripetal force will be। तो देखो फॉर्मूला बेस सवाल है, फॉर्मूले अगर याद है तो सवाल ही कुछ भी नहीं। तो F = mv² डिवाइडेड बाय आर। तो अब आप यहां से देख लो कि फोर्स और जो रेडियस है ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर रेडियस कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगी, और ऊपर देखो दोनों की पावर वन है। तो अब हम याद रख कर देख लेते हैं भाई, अगर मैं एफ डैश देखूंगा तो ये हो गया mv² और ये आ गया 1/3 r। तो 1/3 डिवाइड में हो तो अब तो मैथ्स में पढ़ा ही है आपने, इसको लिखोगे 3, और ये हमारे पास आ गई mv²/r। यानी ओरिजिनल फोर्स जो होगी वो 3 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, अगर रेडियस 1/3 होता है। तो ए इज द राइट आंसर। द यूनिट ऑफ पास्कल मल्टीप्लाई बाय मीटर क्यूब इज इक्वल टू, द पास्कल है प्रेशर की यूनिट, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर क्यूब है। इस टाइप के सवाल आ सकते हैं, और ये जल्दी भी करना है। तो देखो इसका मतलब है ये प्रेशर तो नहीं बनता, ना ये फोर्स है। अब या तो ये एनर्जी डेंसिटी है या फिर वर्क है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बनता है न्यूटन मीटर, और आप लोग जानते हो कि न्यूटन मीटर को हम जूल कहते हैं, और जूल जो है वो एनर्जी होती है वर्क की। तो बी इज द राइट आंसर। द गैस यूजर कार्नोट साइकिल इज, तो कार्नोट इंजन पढ़ा है। कार्नोट इंजन वो इंजन है कि जिसको हम कहते हैं कि ये 100% एफिशिएंटी होगा, यानी आइडियल इंजन। तो भाई इंजन अगर आइडियल है तो ये बात भी तो कंफर्म हो गई कि उसमें जो गैस होगी वो भी कौन सी होगी, आइडियल गैस ही की वजह से हम उसे कहते हैं कि ये जो कार्नोट साइकिल है 100% एफिशिएंसी होगी। तो इसमें जो गैस फेल होती है जो हम यूज करते हैं मानते हैं वो आइडियल गैसेस को मानते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेट इन रिवर्स बाइस, इनमें से कौन सा होगा। तो याद है ये फोटो सेल है, तो फोटो सेल में तो जो है वो कोई नो एक्सटर्नल वोल्टेज होता है, इसमें तो जीरो बायस होता है। यानी दूसरे लफ्जों में कहते हैं कि जी नो एक्सटर्नल वोल्टेज। तो ये तो हो नहीं सकता। लाइट इमिटर डायोड यानी एलईडी अगर आपने पढ़ा हो तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग पे जो है वो बेस करता है। तो ये भी नहीं हो सकता। फोटो डायोड आपको याद है कि ये करता है रिवर्स बाइसिंग के ऊपर। लाइट डिटेक्टर है ये, वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट इनमें से, यानी जो तेज तरीन लाइट डिटेक्टर उनमें से एक है। तो आंसर होगा फोटो डायोड, जो कि डिपेंड करता है रिवर्स बाइसिंग पे। तो डी इज द राइट आंसर। इफ द वेवलेंथ एंड स्कैटरिंग एंगल आर नोन, द कॉम्पटन शिफ्ट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग। तो आपको याद हो गई अब ये कॉम्पटन इफेक्ट का फॉर्मूला, चेंज इन वेवलेंथ इक्वल टू एच डिवाइड बाई, अच्छा हमने जो पढ़ा है बुक में वो ये लिखा m0c, यानी रेस्ट मास ऑफ। तो यहाँ अगर वो नहीं दे रहा तो ये m0 ही माना जाएगा। और आगे हम इसको यह है, और ये देखो ये छोटा हो जाए, इसके बाद m0 है और 1 - कोसाइन थीटा। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा बनेगा, ए इज द राइट आंसर। दूसरी बात ये भी याद रखना कि भाई ये जो चीज होती है ये हो सकता है, जरूरी नहीं कि फॉर्मूला पूछा था। ये भी तो याद है कॉम्पटन कांस्टेंट है कि एच डिवाइडेड बाय m0c। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो तो एच की वैल्यू क्या है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34। और यूनिट इसकी होती है जूल सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 टाइम 10⁻⁻31। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और इसकी यूनिट होती है किलोग्राम। अब इसे जब तुम लोग सिंप्लीफाई करो तो ये वैल्यू लगभग जो है वो 2.43, ये याद रखना है, हो सकता है सिर्फ यही पूछ ली जाए। माइनस, और क्योंकि वेवलेंथ है तो मीटर सॉल्व कर लेंगे, यूनिट ये होगी।
यानी ये सवाल यूं भी पूछा जा सकता है कि जी कांस्टेंट कांस्टेंट की वैल्यू तो हो सकता है सिर्फ ये ऐसे दे दिया जाए, वैल्यू दे दी जाए। और ये भी तो कह सकता है कि भाई आमतौर पे हम एक्सरे में कांस्टेंट फैक्ट यूज करते हैं, तो अगर एक्सरे इस तरीके से रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए, यानी इस तरीके से आने जाए कि उसका एंगल 90 बनेगा, तो ऐसी सूरत में उसका जो कॉम्पटन शिफ्ट होगा वो इसी के इक्वल होगा। कैसे? भाई कॉस 90 जो होता है वो जीरो होता है, ऐसा ही है ना भाई, कॉस 90। तो कॉस 90 जीरो हो गया, तो वन माइनस जीरो तो देख लें आप। तो ये केस उस सूरत में होगा जब आपके पास 90 डिग्री। तो हो सकता है ये सवाल है, यदि नहीं कि भाई जो हम सवाल प्रैक्टिस कर रहे हैं बस उसी को रट लेंगे जी हुर और ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, ये तो तुक्का है, क्या लग गया नहीं लगा। लेकिन उससे रिलेटेड अब आपने क्या करना है, प्रैक्टिस तो हो इतना पढ़ चुके होते हैं, अब आदत हो चुकी होती है कि भाई ये प्रैक्टिस है, तो भाई फिर इसको सोचोगे इससे ये भी हो सकता है, इससे ये भी हो सकता है। ठीक है ना। और ऐसे एक सवाल एक जनरली है कि भाई अगर थीटा जीरो हो जाए, इस पे ऑप्शन की तो हो ही नहीं सकता उसमें, तो अगर मैं थीटा पैरेलली चले जाए एक्सरे तो क्या होगा? तो सोचो जरा जवाब क्या होना चाहिए। कॉस जीरो वन, तो जीरो आंसर हो जाएगा, यानी फिर कोई शिफ्टिंग ही नहीं हो रही। यानी कॉम्पटन शिफ्ट जीरो उस वक्त हो सकता है जब एंगल जीरो होगा। तो ये भी पूछा तो जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। If a resistor and capacitor are connected to a V volt battery, then the according to the KVL, यानी हमें पोटेंशियल निकालना है। तो देखो ये तो कोई रिलेशन ही नहीं होता, ये चीज़ पोटेंशियल के इक्वल नहीं होती। अगर इसको गौर करो सी ऑप्शन को, तो आई आर जो होता है वो वी हो गया, और ये क्यू, तो ये तो एनर्जी, अब एनर्जी पोटेंशियल के बराबर ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो तो आई करंट है, तो करंट वोल्टेज के बराबर है, ये यानी आई प्लस ये जो है वी बन गया, ये भी कोई कंडीशन नहीं बन सकती। तो फिर एक ही बचा, और चेक करना चाहे चेक कर लें, आई आर ओम्स लॉ के साथ वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो ये चीज़ पोटेंशियल के इक्वल है। और कैपेसिटर में पड़ा है एनर्जी, कहता है क्यू अपॉन सी, क्यू इज इक्वल टू सी भी होता है। ठीक है, तो ये भी तो पोटेंशियल है। तो ये कहानी ऑप्शन ए पे फिट हो जाती है। तो राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। द डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड भी, अब यानी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी टेस्ला वेस्ला सब यार, लेकिन सबसे आसान एक फॉर्मूला हमें पता ही है, एफ इज इक्वल टू बी आई एल। अब साइन थीटा की तो कोई यूनिट ही नहीं होती, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, है ना। बी वैसे ही रहेगा, आई की वैल्यू करंट है तो ये आई लिख देते हैं, एल की यूनिट जो है वो क्या होती है, मीटर। अब डायमेंशन क्या होगी, तो भाई न्यूटन की डायमेंशन है मास इंटू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम का मतलब एम आ गया, मीटर एल हो गया, टी की पावर -2 डिवाइडेड बाय लेंथ है ये एल, और ये आई आ जाएगा। तो यहाँ से बी की वैल्यू या डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो एम के ऊपर तो पावर 1 आ गई, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो एल की पावर 0 हो गई, टी की पावर -2 और आई की पावर ऊपर जाके -1। तो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बी मैग्नेटिक फील्ड ऑप्शन नहीं है, तो क्या हो सकती है, एम की पावर 1, एल की पावर 0, टी की पावर -2, आई की पावर -1। तो ए इज द राइट आंसर। इस तरह से मुख्तलिफ दो तीन जो है ना वो डायमेंशन की प्रैक्टिस करके जाना, जैसे वोल्ट है, कैपेसिटेंस है, इस किस्म की कहानी बन सकती है। If 200 ohms resistor in series are connected in parallel, the resultant resistance, यानी कहानी कुछ यूं सुनाई गई है कि भाई ये आया, यहाँ से दो रेजिस्टेंस 100 ohms की सीरीज में जोड़ी गई, तो फिर पैरेलल कैसे हो सकता है? पैरेलल में ये है कि भाई यहाँ पर भी ये दो 100 ohms की रेजिस्टेंस को जोड़ दिया गया। तो 100 ohms ये रहा, 100 ohms ये रहा, 100 ohms ये रहा, 100 ohms ये रहा, असल डायग्राम ये है। तो अब आप अगर जानते ही हो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस आपस में ऐड हो जाती हैं, यही होता है ना, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। और पैरेलल में हम उल्टा कहते हैं कि 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 और प्लस 1/R2, ऐसी ही कहानी है। तो फिर अब इसको देखो डायरेक्ट करना है भाई, R1 प्लस R2, तो ये ऐड होने के बाद ये बन गई 200 ohms, फिर ये वाली भी बन गई 200 ohms, ऐसे ही है। अब पैरेलल है तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1/RP इक्वल टू 1/200 प्लस, अब ये तो बहरहाल आपको दिखाने के लिए देखो मैं स्टेप है, जरूरी नहीं है, सेम है और पैरेलल है। अब अगर दो सेम हो पैरेलल, दोनों को सेम करके यानी 200 200 है, 200/2 कर दो, इसमें ही देख लें। भाई एलसीएम तो 200 ही आएगा, ऊपर कोई चेंज होनी नहीं है।
तो जब भी सेम हो, बल्कि यहाँ कर लेते हैं कि भाई आर पी जो होगा वो 200 डिवाइडेड बाय 2 यानी 100 हो गया। तो ये भी ख्याल करना कि भाई ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि डायरेक्ट है, अगर सेम है और वो पैरेलल है तो सेम वैल्यू लिख के, और जितनी तादाद है, 2 है तो डिवाइड बाय 2 कर, 3 है डिवाइड बाय 3 कर देना। तो उससे भी आंसर है, तो राइट आंसर होगा बी द राइट आंसर। Next, a force of 4 Newton produce a displacement 4 meter and the same force produce a displacement 2 meter to net work। तो ये लास्ट टाइम है आसान सा सवाल, लेकिन ये लास्ट टाइम काफ़ी मुख्तलिफ जगहों पे ये आता रहा। तो भाई दो किस्म के वर्क डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई। एक तो ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि भाई F d1 प्लस F d2, तो ये बन जाता है W1 प्लस W2। अब सेम डायरेक्शन है तो लाजमी है cos 0 1 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। हम ये भी कर सकते हैं, एफ कॉमन लेके भी कर लो, या भाई 4 इंटू 4 हो गया प्लस 4 इंटू 2 हो गया। तो 4 4 द 16, 4 2 द 8, रिजल्ट बन जाएगा 24 जूल। ए इज द राइट आंसर। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे भाई, 4 बाहर है, ऊपर आ गया 4 + 2, तो 4 × 6 ये भी आ गया। तो बहरहाल ये कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है, बीच में आता है, लेकिन अगर आता है तो टाइम बचाना है ना कि टाइम गंवाना है, तो फौरन करना जाए। तो ए इज द राइट आंसर। If the magnitude of vector A equal to 2 Newton and magnitude of vector B is 3 Newton, then the A क्रॉस B, तो A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2 के इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 3 के बराबर है। अब यूनिट की यूनिट की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है भाई, फोर्सेस भी तो वेक्टर है। तो इससे कोई फर्क नहीं भाई, वो सर वो न्यूटन है, ये न्यूटन है, तो ये भाई ये कितनी 6 sin थीटा, ये रिजल्ट बनता है। इफ द नंबर ऑफ टर्न इन अ सोलिनॉइड इज डबल, अगर किसी सोलिनॉइड्स के नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया जाए तो देन द सोलिनॉइड सेल्फ इंडक्टेंस बिकम्स। तो इसको थोड़ा सा याद रखो, अगर थोड़ा सा बेस है, वैसे डायरेक्ट भी है, फॉर्मूला भी है कि यानी हम ये कह सकते हैं ना कि सेल्फ इंडक्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ये याद रखना। तो जब वो डबल हो रही है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा। हाँ भाई, तो ऑप्शन तो ये आ गया। अब कैसे आया देखो, तो याद रखो, आप लोगों ने ये पढ़ा है आइडियल सॉलिनाइड, पढ़ा था ना एम्पियर लॉ वगैरह, जब हमने पढ़ा तो आइडियल सॉलिनाइड के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं B = μ0 Ni, याद है। अब N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड बराबर आ गए μ0 Ni डिवाइडेड बाय लेंथ। अब लेंथ को एल कहो, क्योंकि एल हम उसको कह रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस को, इसका सिंबल कैपिटल एल है, तो इसको हम स्मॉल एल कहते हैं। फिर आप जानते हो कि जी फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, B.A मैक्सिमम ले लेते हैं, तो बी ए हो गया। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, जैसे फ्लक्स लिंकेज कहा जाता है, तो टोटल फ्लक्स वो आपने पढ़ा है जी NBA होता है। तो अगर मैं यहाँ पर ये पुट करवा दूं तो देखो μ0 आ गया, कैपिटल एन, एन से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। अभी आप मैथ्स वाले तो समझ जाना, डिवाइडेड बाय ये आ गया, फिर लेंथ और एरिया आ गया। सही है या गलत है भाई, देख लो। μ0 Ni/L पहले से मौजूद, एक एन यहाँ आया, एक ए आया, अब आप खुद देख लो। μ0 आ जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, आइए अपाउंड में क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, यानी टोटल फ्लक्स जो है वो है। इसी तरीके से एक फॉर्मूला हमने ये भी तो पढ़ा है कि टोटल फ्लक्स जो होता है वो एल आई के बराबर भी होता है। एल क्या है, सर्वनेट। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो Li = μ0 N² I A डिवाइडेड बाय लेंथ। इस आई से ये आई क्या हो गया, क्या इसको स्मॉल एल कह देता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस इक्वल टू μ0 N² एरिया ऑफ द कॉइल डिवाइडेड बाय लेंथ, ये हमारे पास है। तो μ0 कांस्टेंट है, कॉइल जो ले ली उसका एरिया कांस्टेंट हो गया, जो कॉइल ली उसकी लेंथ भी फिक्स हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N²। अब ये फॉर्मूला प्रूव नहीं करना, ये तो बस आपको ये याद रखना है कि जी लेंथ एल जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N² के। तो अब पावर है तो 2 का डबल जो है वो 4 हो जाएगा, तो वो यानी सेल्फ इंडक्टेंस 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी।
A solid disk of mass 2 kilogram and radius 20 centimeter rotate about an axis passes through the center and perpendicular to its plane. Find the moment of inertia. तो बात हो रही है डिस्क की। फिर डिस्क के बाद उसने कहा गया कि ना सिर्फ वो डिस्क बल्कि वो पास हो रहा है एक्सिस सेंटर से और वो परपेंडिकुलर है किसके प्लेन के। तो ऐसी सूरत में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है 1/2 mr²। अब ये किसी भी चीज का है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पढ़ के दे याद करके जाना है, पूछ लिया तो फंस गए, या न्यूमेरिकल आ गया तो फंस गए। अब मास तो यहाँ पे गिवन है, रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो मीटर में ले लेंगे। तो रेडियस हमारे पास है भाई 20 सेंटीमीटर है। तो जब हम मीटर में लेंगे तो मीटर में क्या होगा, 20/100 मीटर, और सिंप्लीफाई कर लें तो ये 2/10। बाकी जरूरत नहीं है, 10 का स्क्वायर आसान है, 5 5 ठीक है वो होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आपके पास कैलकुलेटर लाम नहीं है तो अपना काम फायदा आसान देखो। तो अब देखो क्या होगा, 1/2, मास की जगह पे 2, और ये आ गया 2/10 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 1 तो मल्टीप्लाई में वैसे ही खत्म, 4/100। ये ज़्यादा फायदा है, पता चला 1/25, फिर वो निकालना। तब 4/100 है, नीचे दो जीरो हैं तो आगे तो नहीं लगा, 40 तो नहीं ले सकता। अब सही हो गया। हाँ भाई मेरी मैथ थोड़ी सी वीक है। अब आपको तो पता है जी, यहाँ 4 एक ही जगह पे नजर आ रहा है तो सवाल ही खत्म। अब आप देख लें, नीचे जीरो दो ऊपर दे, तो ये होगा 0.04 या 0.04, और यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो बी इज राइट आंसर। तो ऐसा किसी भी चीज के हो सकते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कहानी बन सकती है। Find the energy of the photon having frequency 1.5 टाइम 10⁻15 हर्ट्ज। अब हमें फोटोन की एनर्जी, क्या फॉर्मूला होता है, प्लांक्स कांस्टेंट की एनर्जी का फॉर्मूला याद होगा ना, E = Hf। अब H की वैल्यू होती है 6.63 टाइम्स 10⁻34 इंटू 1.5, ये क्या फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब एक काम देखो, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो परेशान मत होना, यहाँ गौर करो तो सारे ऑप्शन में 10⁻−19। इधर देखो 10 ये रहा, 10 ये रहा, बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो -34 में से अगर 15 को मैं माइनस करूँ तो देखो नहीं जा रहा, तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 14 हो जाएगा। 14 में से 5 गए तो 9 बचेंगे, और 2 में से 1 गया तो ये तो वैसे ही हो गया। तो अब बना क्या, 6.63 इंटू 3/2, 1.5 का मतलब थे, और 10⁻−19। अब इसको आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, एनर्जी है तो जूल भी है, तो ये चीज़ तो फिक्स हो गई। अब इसे अगर सिंप्लीफाई करूं तो 2 से इसको कर लूं भाई, तो 1.5 का मतलब 3/2 होता है। तो ये और कुछ ये ऐसे बनेगा, 1 जो भी है। तो अब अगर इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 3 से, तो आपको देख लो कि क्या बनता है, 3 5 × 15, कैरी 1, सही है। 3 1 3, और ये हो जाएगा 4, 3 3 9, और 3 3 पिन है तो 9.9। तो एक ही ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है ए इज द राइट आंसर, के तकरीबन लगभग 9.9 10 की पावर। तो ऐसा कभी सवाल आ जाए तो 10 की पावर जो है ना, इसको चेक, अगर डिफरेंट है तो भी फिर तुम वह एक एक बना के देख लो, उससे और आसानी होगा, फिर तो सिर्फ 10 की पावर में खेले। और सेम है तो फिर बना के उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, यूं तुम टाइम बचा सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। A train has a proper length of 100 meter if moves with a speed of 0.6 c relative to an observer on the ground. Find the length of observer by the person standing on the ground. तो याद है स्पेशल थ्योरी में कि लेंथ कम होती है तो L = ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय √1 - V/c का होल स्क्वायर। ये लॉरेंस फैक्टर है। अब L0 ये दी हुई, V हमारे पास ये दिया हुआ, इसे अगर मैं यहाँ पुट कराऊं तो ये तो 100 आ गया, ये आ गया 1 - 0.6 c डिवाइड बाय c का होल स्क्वायर। तो इस c से ये c तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 100 इंटू 1 - इसको मैं लिख दूं 6/10। तो अब वो आपकी मर्जी है, अब जिसको याद है वो कर सकते हो भाई। ये हो गया 1 - 36/100, एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आ जाएगा 100। अब ये होगा 100 - 36, तो 100 × 64 डिवाइडेड बाय 100। अब 100 × 8 डिवाइडेड बाय 10, ये कैंसिल होने के बाद
यानी उस शख्स को अब जो नजर आएगी ट्रेन की लेंथ, वो नजर आएगी 80 मीटर। बी इज द राइट आंसर। तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, याद रखो। जिस किस्म के लास्ट टाइम जो हुए थे उसमें नजर आ रहे हैं, तो उस हवाले से ये कहानी, इस टाइप के सवाल हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो लेंथ के मास की बात कर सकता है, टाइम की बात कर सकता है, तो इन पे प्रैक्टिस रखनी है। If a constant force of 10 Newton is applied to an object and move the distance 5 meter in the direction of the force, what is the work done? अब वर्क डन से रिलेटेड काफी आए थे, तो इसलिए दो सवाल डाल दिए गए मैराथन में। तो भाई ये हो गया फोर्स इनटू डिस्टेंस, सेम डायरेक्शन है तो लिखेंगे नहीं, तो अब ये तो जबानी सवाल था। 10 ये और 5 ये, तो भाई इसमें तो आप लोगों को सेकंडों में सवाल सॉल्व हो जाना चाहिए। लेकिन ये ख्याल रखिएगा, से अगर वो यहाँ पर सेम के बजाय परपेंडिकुलर कर देता तो बहरहाल ऑप्शन में नहीं है, तो फिर वो हम जीरो कहते हैं। ये भी ख्याल रखना कि ज़रूरी नहीं है कि ये आसान होता है ना, तो ये हो सकता है जल्दबाजी में गलती हो जाए, तो सवाल भी पढ़ना तो है आपको। When the entropy of a system increase, यानी किसी इंट्रॉपी सिस्टम की इंक्रीज होता है, व्हाट हैपन, क्या होगा? तो देखो, ये फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा क्यू अपॉन टी। और इंट्रॉपी होती क्या है? डिसऑर्डरनेस ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल के डिस्टर्बेंस। तो जब एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है डेल्टा क्यू भी इंक्रीज हो रहा है डायरेक्टली। और ऐसी सूरत में डिसऑर्डरनेस या रेंडमाइजेशन ऑफ जो मॉलिक्यूल है, वो भी क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। तो ऐसा तभी हो सकता है कि जब रेंडमनेस ऑफ इंक्रीज हो जाए, तो उस सूरत में एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी। A body of mass 600 kilogram is brought from 20 meter per second to 10 meter per second in 4 minutes. The force acting on a body, तो भाई बेसिक फिर एक रिलेटेड फार्मूला काइनेमेटिक्स से, एम ए, और आप यहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। मास 600 है, फाइनल वेलोसिटी 10 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 20 है, लेकिन टाइम 4 नहीं है। 4 इंटू 60, क्यों 60 क्यों आएगा? 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, और 60 × 60, 60 × 60, तो ये 10 आ गया। अब 10 टाइम्स ये हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 4। वह खुद वो कह रहा है कि जी ये उस हिसाब से बात हो रही है, तो कोई यूनिट वो दिखानी, साइन दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये भी 5 हो जाएगा, टू के टेबल में ये भी 5 होगा, तो 25 न्यूटन। तो ए इज द राइट आंसर। Which of the following factor does not affect the speed of the longitudinal waves in a medium? तो भाई इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है। याद है न्यूटन के इलास्टिसिटी का एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा था, ई। और ना सिर्फ उस पे, बल्कि डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो इससे तो फर्क पड़ जाएगा। दूसरा, आपको ये भी याद है, सबसे बेहतर एग्जाम्पल लॉन्गिट्यूडनल की साउंड। तो इसमें भी आपको पता है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से भी जो है वो वेलोसिटी पर जो है वो स्पीड पे फर्क पड़ता है। ये भी याद है, ऐसा ही है ना? फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होता है, वो फॉर्मूला वी टी इज इक्वल रूम टेम्परेचर के ऊपर 0.6 पॉइंट टाइम के हिसाब से जो है वो इंक्रीमेंट होता रहता है। तो फिर क्या, फ्रीक्वेंसी असल में नंबर ऑफ वेव्स है, तादाद को बताती है। तो तादाद जो है वो तो सेम ही रहेगी। तो राइट आंसर जो होगा, जिस पे इफेक्ट नहीं होगा, वो फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ वेव, तो इसका इससे उससे वो ताल्लुक बनता नहीं है। तो राइट आंसर इज सी। A radioactive sample decay to 15/16 of its original amount इन 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड में ओरिजिनल अमाउंट का 15/16 जो है वो डीके हो गया। तो फिर रिमेनिंग क्या होगा? यानी स्टिल जो बचा क्या, रिमेनिंग अमाउंट जो बची, वो 1 में से तो एक्चुअल है, उसमें से माइनस कर दे। जब नहीं पता तो ये माइनस कर दे। तो जनाब ये एलसीएम आ गया 16, आप डायरेक्ट कर सकते हो, जो मैथ्स वाले हैं वो तो बनेगा 1/16। इसका मतलब ये है कि अब इसको टाइप का अगर सवाल आ जाए, तो देखो इसको करने का आसान सा तरीका ये है कि पहले तो तुम लिख दो भाई 1/16 है ना, ये 1/16 हाफ का कितना बनता है, सोचो। पावर 4। और इसके साथ तुम यहाँ पर पहले अपना एक फॉर्मूला लिख लो, बल्कि बस ये आ गया 4। और तुम्हारे पास जो गिवन है उसको इससे डिवाइड कर दो, क्योंकि ये फॉर्मूला ये होता है गिवन टाइम, और ये हाफ लाइफ, इसको मैं टी कह देता हूँ, हाफ लाइफ। तो 4 = गिवन टाइम 4 था, डिवाइड बाय टी, यहाँ गिवन टाइम 4 था। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 4/4 = 1, या यूं भी कर लें भाई, डायरेक्ट है, हाफ के ऊपर जो भी पावर हो उसका आंसर आ जाए, और आपसे हाफ लाइफ का पूछा जाए तो बस जो आंसर आए उसको गिवन टाइम से डिवाइड करा दो।
मतलब गिवन टाइम, सॉरी उल्टा बोल दिया, गिवन टाइम को जो आंसर आए उससे हम डिवाइड लगा देंगे तो ये हाफ लाइफ का टाइम आ जाएगा। ये फॉर्मूला बना लें ऐसे। तो 4 डिवाइड बाय 4 1 सेकेंड है, हाफ लाइफ जो होगी वो 1 सेकेंड होगी। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर मेजर, तो भाई गैल्वानोमीटर क्या करता है ये बताओ। गैल्वानोमीटर डिटेक्ट करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। तो भाई सेंसिटिविटी भी इसकी डिपेंड करती है, स्मॉल करंट भाई पे तो ये काम ही नहीं करेगा। तो सी आसान है कि सिर्फ सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर यहाँ पर मेजर जो कर रही होती है स्मॉल या वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है। तो राइट आंसर बनेगा सी। विच हैज द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। तो याद होगा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये तो पता है, अगर फॉर्मूला आ गया तो R - R0 डिवाइडेड बाय R1 - T - T0। अब ये हम 0 डिग्री लिख रहे हैं, R0 का मतलब रेजिस्टेंस है, 0 डिग्री टेम्परेचर कोई जरूरी नहीं है, आमतौर पर इनिशियल टेम्परेचर भी कह सकते हैं। और इनिशियल टेम्परेचर अमूमन 0 से 20 तक के दरमियान मान लिया जाता है। बहरहाल, तो अब याद रखो भाई, कॉपर का इसका भी पॉजिटिव होता है क्योंकि मेटल है, एक अच्छा कंडक्टर है कॉपर भी, सिल्वर भी एक अच्छा कंडक्टर है, ये भी पॉजिटिव होगा। और टंगस्टन आपको देखा बल्ब बल्ब में इस्तेमाल होता है, और इसमें भी जो है वो कहानी कुछ इस तरह से बनती है। टंगस्टन के अंदर भी क्या होता है, ट्रांजिशन में मेटल होती है, तो इसमें भी यह है, इसका जो कोफिशिएंट पॉजिटिव जैसे बढ़ता चला जाएगा, तो वो जो बल्ब नहीं लगा होता बल्ब, वो बल्ब में इस किस्म का राउंड होता है जो ये टंगस्टन मेटल से बनता होता है, तो ये सब तो पॉजिटिव कोफिशिएंट है। जबकि सिलिकॉन जो होता है वो सेमीकंडक्टर है, इसी के अंदर जो है वो नेगेटिव कोफिशिएंट आ सकता है। तो बी इज द राइट आंसर। तो सेमीकंडक्टर की वजह से जो नेगेटिव हो सकता है वो सिलिकॉन में हो सकता है। इफ स्लिट्स स्क्रीन डिस्टेंस इज हाफ, यानी स्क्रीन से स्लिट तक का जो डिस्टेंस है वो हाफ हो गया डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो फ्रिंक स्पेस, तो याद होगा फ्रिंक स्पेस आमतौर पर डेल्टा एक्स कहते हैं, फॉर्मूला होता है लेमडा एल ओवर डी। तो इसका रिलेशन ये हो गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया। अब ये दोनों आमने सामने तो डायरेक्ट, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो इफेक्ट स्क्रीन और स्लिट के डिस्टेंस पे होगा वही फ्रिंक्स पे होगा, तो ये कितनी हो गई हाफ, तो उसको भी कितना होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। और इसी तरीके से अगर यही सवाल इसके साथ आता डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स के, तो फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो फिर तो अगर वो हाफ होती तो वो डबल हो जाता। ये ख्याल रखना कि दोनों अलग अलग कहानियां हैं। एल का मतलब ये है कि स्लिट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस, तो ये तो जो चेंज होगी उसी के चेंज फ्रिक्स में होगा। तो ए इज द राइट आंसर। कार्नोट इंजन बिटवीन 127 सेल्सियस एंड 27 सेल्सियस इज एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको याद ही है, 1 - T2 डिवाइडेड बाय T1 इंटू 100%। अब ये ख्याल कर लेना कि ये लेना नहीं है, इसमें भी 273 ऐड करना होगा, कैलविन में चाहिए तो ये बनेगा 400 कैलविन, और इसमें भी 273 अगर मैं ऐड करूं तो ये बन जाएगा 300 कैलविन। तो जब एफिशिएंसी हम निकालने जाएंगे, 1 - 300 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100%, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 3/4। अब तो ये तो आप बता माइनस कर सकते हो ना भाई, 1 - 3/1 लिख लेते हैं, चले ये आपको लिखना नहीं है पेपर में, ये वैसे कर लें। तो 1 - 3/4 तो क्या होगा भाई, एलसीएम लोगे 4 4 - 3 1/4 इंटू 100। और अब तो मेरे ख्याल में सब बता सकते हैं कि जो आंसर होगा वो 25%। डी इज द राइट आंसर। इफ द पेंडुलम ऑफ इफ पेंडुलम लेंथ डबल, यानी किसी पेंडुलम की लेंथ को डबल कर दिया जाए, तो टाइम पीरियड बड़ा मशहूर है, अब तो इतने सवाल आपने से देखे होंगे भाई, फॉर्मूला सबको पता है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है। तो टाइम पीरियड, सॉरी ये जी होता है, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो तब आप खुद देख लो कि अगर वो डबल कर देता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये तो बहुत सारे सवाल आपने इसके किए भी होंगे, तो इसका तो आइडिया है आपको। इको रिसीव्ड आफ्टर द 5 सेकेंड, यानी किसी हिल स्टेशन पे खड़े थे, आपने कोई चीज पुकारी आवाज लगाई, 5 सेकेंड बाद वो रिसीव हुई। तो स्पीड ऑफ साउंड 15 मीटर पर, तो याद रखो डिस्टेंस जो होती है उसका फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ऐसा ही है ना भाई, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम। तो स्पीड हमें दी गई है 1500,
टाइम हमें दिया गया 5 सेकेंड, तो ये बनेगा 7500 मीटर का लेकिन अगर आपने इसको टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा। वजह यह है कि वहाँ आप अगर एक बंदा यहाँ ए पॉइंट पे खड़ा है और यहाँ मिसाल के तौर पे भी है, तो पहले उसने पुकारा तो साउंड गई यहाँ पर और यहाँ से फिर वापस आई। तो इसमें जाने और आने में अगर मैं मान लूँ कि इसको पी कह दूँ, तो जाने का पी आने का पी, तो ये टोटल हो गया 2p। तो हम एक तरफ का उसने पूछा डेप्थ, तो एक तरफ का फासला 7500 डिवाइडेड बाई 2, यानी इसका आधा, और इसका आधा होगा 3750। बी इज द राइट आंसर। तो लोग जल्दबाजी में अमूमन इस टाइप के सवाल में, आसान है ना, इसमें गलती के चांस और ज्यादा होता है। मुश्किल तो सबके लिए मुश्किल हो, वो सोचेंगे देखेंगे पल परखेंगे। इसमें क्या होता है, जल्दबाजी में बचा है भाई, मुझे जैसा बंदा था वो 7500 टिक कर दिया कि वो डिस्टेंस आ ही रहा है। तो ये थोड़ी सी एहतियात करनी है। इफ ए क्रॉस बी, यानी दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो गई, तो कह रहा है विच इज नॉट नेसेसरी ट्रू, यानी कौन सी बात सही है भाई, पैरेलल तो हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैरेलल हो गए तो या तो 180 होगा या जीरो होगा, और ऐसी सूरत में साइन की वैल्यू जो होती है वो जीरो मानी जाएगी। 180 पर भी है, और कोई एक वेक्टर अगर जीरो है तो ये तो कंफर्म हो गई बात कि इसमें भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। और यहाँ पर अगर एंगल जीरो हो जाए तो साइन जीरो भी जीरो होता है, तो ये भी ट्रू हो गया। तो ये तो वैसी बात है, वो कह रहा है नॉट ट्रू, यानी गलत, तो ये है गलत। परपेंडिकुलर का 90 और साइन 91 है, ऐसी सूरत में क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम है। तो और हमारा इस वक्त आंसर जो ये गलत वाला जो है वो यही है। यही हमारा आंसर राइट माना जाएगा कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कह रहा है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज रिलेटेड टू पीक वोल्टेज वी नॉट बाय। और फिर ऑप्शन हमारे पास दिए गए, वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट, ये सारी ऑप्शन है, वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाई 2। तो ये बात आप जानते हो कि वी आर एम एस जो होता है वो मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय √2 टाइम्स होता है। इसको यूं भी लिख सकता है वो पेपर में कि कौन सा रिलेशन है, एक दफ़ा मैंने देखा था वो ऐसे भी लिखा जाता है, ख्याल रखना। √2 जो होता है वो 1.414 टाइम जो है वो वी आर एम एस के बराबर। ऐसे ही करंट भी है, तो बहरहाल इसका ऑप्शन तो बी बनता है। और अगर करंट होता तो फिर वहां पे IRMS इजिकल टू आई नॉट, यानी मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाय √2 के बराबर होता। तो राइट आंसर बी।